Hi, Mahesh. How are you? Can you hear me? You're mute. I can't hear you. Mahesh, we cannot hear you. Let me check. Yes, now it's better. You're gone again. Have you adjusted the volume? Yeah, I did. Yeah, you did. Now I can hear you. Yeah, can you hear me now? Yeah, now I can. Okay, good. So, Thank hi, you. Mahesh. How are you? I'm good, ma'am. How Good are to you? have you here with us. Oh, thank you. A little introduction for all our viewers. We are here today to talk about Mahesh Karambele, who's an abstract artist. He's showing with us at Gallery Pradarsha currently. It's an online exhibition. You can visit gallerypradarsha.com and you can see it. He's got some excellent work. He's an artist who has moved from realism to abstraction in a very gradual, very studied, and uh, very erudite, learned way of doing things. So we are going to talk to him about his journey today. Mahesh was born in Ratnagiri and did his schooling and college in Mumbai. Has today shown his work internationally. He's shown in almost every place, if I'm not mistaken, Amsterdam, Russia, Yeah. uh, US, New York was the last Yeah. one, and he's really been places. So, Mahesh, tell us a little bit about your journey. How did you get into art? I mean, I know you were inspired when you were young and you always wanted to be an artist, although you did not study. But how did it all begin? I think I can say, as I told you, that I born in Ratnagiri in Konkan. So, अगर देखा जाए ना अभी मेरा बैकग्राउंड में आप देखेंगे काफी सारा सीनरी या अच्छा लैंडस्केप्स है. सो जिस हाँ, तरह से पैदा हुआ कोकण में यू कैन सी. सो मुझे लग रहा है कि आर्ट कोकण में या फिर इनबॉर्न आ गया मुझ में. जैसे सराउंडिंग्स है. सो बचपन बचपन के कुछ साल मेरे गांव में चले गए और मैं पैदा भी गांव में हुआ. सो मुझे लग रहा है कि वो वैसे नेचुरली आया. और फिर हम लोग बाद में मुंबई में शिफ्ट हो गए. शिफ्ट होने के बाद मैं स्कूल टाइम में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था आर्ट में. मतलब मैं ड्राइंग्स करता रहता था दिन भर इवन क्लासेस में भी. सो काफ़ी सारे टीचर्स मुझे उस टाइम इनकरेज करते थे. हालांकि उस टाइम में इंटरनेट या फिर हमें कुछ पता ही नहीं था. कंप्यूटर तो मतलब मुझे लग रहा है कि 8 या 9 स्टैंडर्ड में हमको होता था, वो भी अगर हम लोग ले लेते थे तो. सो इंटरनेट के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ नहीं था. सो जो हमें आता है या जो फिर ब्लैक बोर्ड पे दिखाया जाता था स्कूल में या फिर जो भी सब्जेक्ट देते थे वैसे मुझे इनकरेज मिलने लगा, डेवलपमेंट होने लगा. और फिर स्कूल्स के प्रोजेक्ट बनाना और ऐसी सारी चीज़ें में या फिर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना, उसकी वजह से मुझे लग रहा है स्कूल में मेरा ज़्यादा डेवलप हो गया. और पहले से ही मेरा स्टडीज़ में इतना एवरेज था मैं, लेकिन आर्ट में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था. जैसे जैसे मैं आगे चलता गया, बढ़ते गया, तो जैसे प्रोजेक्ट्स है स्कूल के या बड़े बड़े इसमें पार्टिसिपेंट लेना एग्जीबिशंस में स्कूल टाइम में, वो होते गया. और जो मैं मतलब बॉम्बे में जो प्लेस में था भांडुप में, अगर देखा जाए तो स्लम है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना कि जो चीज़ में आप या फिर जो जगह पे पैदा होते हैं, जो जगह में बढ़ते हो, आपको वहां से डेवलप होना होता है उस जगह की सराउंडिंग्स को लेके. सो एक तो चीज़ थी ना कि घर में परिस्थिति या फिर हालात मेरे इतने अच्छे नहीं थे फैमिली में. मेरे पापा भी गाड़ियाँ वॉश करना ये सब काम करते थे, लोगों के लिए घर काम करना, या फिर ऐसे. मम्मी तो हाउसवाइफ थी, वो भी फिर जॉब वगैरह करने लगी थी, क्योंकि दो भाई होने की वजह से काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हम लोग स्लम में या फिर झोपड़पट्टी में रहते थे. सो दिमाग में यही था ना कि ये हालात में रही जिंदगी गुजारना नहीं है, बाहर निकलना है. आर्ट मुझे लग रहा है बचपन से ही मुझे सपोर्ट किया आर्ट ने, कि अलग तरीके से सोचने के लिए. मैं अभी वो रियलाइज कर पा रहा हूँ कि जो मैंने बचपन में सपने देखे या फिर एज अ आर्टिस्ट, बड़ा आर्टिस्ट बनना है, आर्ट कॉलेज में जाना है, लेकिन जैसे जैसे मैं स्कूल में आगे चला गया मुझे ये लगा कि आर्ट कॉलेज में जाने के लिए जो मुझे सफिशिएंट सपोर्ट चाहिए था फैमिली से, वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. जैसे जैसे मैं कॉलेज में गया, पापा मम्मी का सपना था कि बच्चा ग्रेजुएशन पूरा करे
और अच्छी खासी कोई जॉब पकड़ के सिक्योर लाइफ उनके लिए भी और खुद के लिए भी करे, ऐसा उनका था मानना। लेकिन मैं थोड़ा सा जिद्दी था और अलग तरीके से सोचने वाला इंसान हूँ। पापा मम्मी को मैंने एक बार बोला कि नहीं मुझे आर्टिस्ट ही बनना है। तो उनका यही था कि चलो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और जो करना है वो देखना साइड बाय साइड। जैसे ओवरऑल मिडिल क्लास फैमिली में जैसे बच्चों को बोला जाता है कि तुम हॉबी कर लो आर्ट का, ड्राइंग कर लो, लेकिन जॉब राइट। वगैरह सब सिक्योर करके ही करना। फुल टाइम आर्टिस्ट बनने के लिए बहुत सारे लोग सपोर्ट ही नहीं करते। बहुत सारे लोगों को मतलब मुझे लग रहा है कि काफी सारे लोग ज्वाइन हो गए, वो लोग भी एग्री होंगे उस बात से। ओवरऑल इंडिया में ये सिचुएशन है। सो कॉलेज में एसवाई तक मैं पढ़ रहा था। मैं रूपारेल कॉलेज में था, ऐसे भी नहीं अच्छे कॉलेज में मैं ये कर रहा था, स्टडीज कर रहा था आर्ट में। सो वहाँ पे भी मुझे काफी सारे मेरे जो फ्रेंड्स थे वो बोलते थे कि यार तू क्यों कर रहा है ये सब, ये तेरे लिए नहीं बना है। जो बेसिक आर्ट कॉमर्स या फिर पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री वगैरह, ये अपने लिए नहीं है। तू बेटर है कि कोई आर्ट क्लासेस या आर्ट कॉलेज में जाके एडमिशन लेके कुछ करना। सो वही प्रेशर लेके या फिर वही सब करने के बाद मैंने एक बार डिसीजन लिया कि मैं कॉलेज छोड़ दूंगा। और यू वोंट बिलीव कि मैंने SYBA में कॉलेज छोड़ दिया। घर में आके बोल दिया कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया, मुझे आर्टिस्ट ही बनना है, आर्ट ही करना है। काफी गुस्सा हो गए या फिर नर्वस हो गए मेरे मम्मी डैडी, क्योंकि मैं बड़ा बेटा होने के वजह से उन्होंने कुछ सपने भी उनके सजाए होंगे कि चलो बच्चा आ गया, हमें इस हालत से निकालेगा बाहर। सो फिर भी मैंने बोला चलो मैं जो भी करूंगा अच्छे के लिए करूंगा। मतलब ऐसे नहीं कि चलो मैंने कॉलेज छोड़ा है तो मैं कुछ भी करूंगा। मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो ऐसे कभी आपको लगेगा नहीं कि आपका बेटा बेस्ट गया या फिर ग्रेजुएट कंप्लीट किया नहीं एजुकेशन तो कुछ भी नहीं कर रहा है। सो एक बार मैंने उनको बिठा के ऐसे बोल दिया और फिर मैंने शुरू कर दिया। फिर मैंने एक हॉबी क्लासेस ज्वाइन किया, क्योंकि घर में सिचुएशन ऐसा नहीं था कि मुझे कॉलेज के लिए सपोर्ट करे। मतलब मैं मेरी मम्मी पापा के लिए कुछ गलत बात बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक वो उनकी मेंटेलिटी है थी और उनका एजुकेशन काफी कम है होने की वजह से उनको बस समझ में भी नहीं आती थी। और तो वो आपका हालात। फर्स्ट पेंटिंग आपने कभी किया? When did you do your first painting? हाँ मुझे याद है जब मैं दादर में था रहने के लिए, जब हम लोग गांव से यहाँ पे आ गए मुंबई में, तो मुझे लग रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड मैंने दादर में किया। तो उसी टाइम मुझे, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला एक ड्राइंग कंपटीशन में, वो मुझे याद है। और वो ₹20 का नहीं, फर्स्ट एज अ प्राइज प्रोफेशनल, एज अ था। प्रोफेशनल कब किया? एज अ प्रोफेशनल जब मैं कॉलेज छोड़ दिया और मैंने क्लासेस शुरू कर दिए, उसके बाद मैं कमर्शियली कुछ काम करने लगा। मेरा हाथ उस टाइम भी काफी अच्छा था। जो मैंने कॉलेज में सॉरी क्लास में एडमिशन ले लिया, वो सर भी मुझे सपोर्ट करने लगे और फिर मैं खुद का काम डेवलप करने लगा। और प्रोफेशनली मैं उसी दरमियान जब मैं क्लासेस में था, आई थिंक 2013 या 14, नो नो नॉट 2003 और 4 समथिंग, तो आई थिंक 15 years बिफोर। सो जैसे आपने देखा ना, मैंने आपको बताया कि मेरा लैंडस्केप्स वगैरह है कोकण में, तो मैंने उसी दरमियान कोकण के कुछ लैंडस्केप वाटर कलर में स्टार्टिंग? शुरुआत किया करने के लिए। और वो शुरुआत थी मेरी। और जब मैं क्लासेस में था तभी मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन भी लगा था इन कोकण फेस्टिवल और समथिंग समवेयर इन आर्ट इन फेयर्स, जैसे लोकल फेयर्स होते हैं ना उसमें, जहाँ पे राइट। हाँ झूले वगैरह होते हैं, उसमें मैंने फर्स्ट तो टाइम एग्जीबिशन लैंडस्केप, किया। लैंडस्केप से हाउ डिड यू ग्रेजुएट टू डूइंग सिटीस्केप्स? क्योंकि जब तुम पहली बार प्रदर्शक आर्ट गैलरी में आए थे, तो यू वर डूइंग क्वाइट रियलिस्टिक और शैल वी से सेमी एब्स्ट्रैक्ट राइट सिटीस्केप्स, राइट वेयर यू कुड जो भीड़ है अपने मुंबई में, जो एग्जैक्टली भीड़ दिखती है, राइट जितनी वेहिकुलर ट्रैफिक है, उसको बहुत अच्छे से कैप्चर करते थे तुम। और राइट दैट इज हाउ, दैट वाज द फर्स्ट शो दैट यू हैड विद अस, व्हिच राइट वाज अ वेरी गुड शो, इट वाज अ गुड सक्सेस। तो वहां से, शैल वी से लैंडस्केप से तुम वहां पे आए, वहां से हाउ डिड यू मूव टू एब्स्ट्रैक्शन? काफी साल मैंने लैंडस्केप्स किए, उसमें पोर्ट्रेट्स थे, फिगरेटिव्स थे। और काफी सारे सब्जेक्ट मेरे ना कोंकण के ही थे, जो मेरे गांव है ना उसी टाइम के सब्जेक्ट्स थे। लाइक कोई बच्चा गाड़ी चला रहा है या फिर जो रहते हैं ना उनके खिलौने से खेल रहा है या फिर नेचर। सो जैसे जैसे मैं करता गया आगे ना लैंडस्केप में, तो मुझे लग रहा है ये ठीक है, हम लोग कितना साल करेंगे। और फिर सडनली ना मुझे वो एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे पता नहीं वो कैसे आया, लेकिन सडनली एक रात मैं उठा, मुझे लग रहा है टाइम याद नहीं, लेकिन 12-1-2 बजे के बाद ही सडनली उठा। मेरे स्टूडियो में मैं सोया था, सडनली मेरे पास दो पैनल्स थे ब्लैंक कैनवास के,
मैंने उसके ऊपर डायरेक्टली ना मुंबई का कुछ सिटीस्केप शुरू कर दिया। वाटर कलर जो मैंने स्टाइल सीखा था, जब मैंने लैंडस्केप में जो स्टाइल डेवलप किया था, वही स्टाइल में मैंने सोचा कि मैं आज कुछ अलग करूंगा। मुझे सडनली वो हाईलाइट हुआ रात में और मैंने शुरू कर दिया। वो मेरी 2 फर्स्ट पेंटिंग थे सिटीस्केप्स के, वो मैंने शुरू कर दिए। सो एक बोलते हैं ना कि वेकअप कॉल, या फिर सडनली ऐसी कुछ दिमाग में आ जाती कि हमको करना है। अगर वो हम स्किप करेंगे या मिस करेंगे तो बहुत कुछ हम लोग मिस करते हैं, मुझे लगता है। सो वो मैंने किया और वो काफ़ी सारा काम मैं करता गया। लेकिन मैं एक्रेलिक में कर रहा था तभी, और फिर मैंने एक्सपेरिमेंट ऑयल में भी करना शुरू कर दिया। सो वो लग रहा है वो एक टाइम था कि मैं लैंडस्केप से सिटीस्केप की तरफ मूव होने लगा, और मुझे उसमें मज़ा आने लगा। फिर एक बात ऐसी थी ना कि मुंबई में काफ़ी सारा समय मेरा जा रहा था और भीड़ भाड़, टैक्सीज, वो सब दिख रहे थे। सोच रहा था मैं कि यहाँ पे भी मुझे कुछ करना चाहिए और ज़्यादा काम। फिर मैंने उसमें भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया सिटीस्केप्स में। जैसे आपने देखा रहेगा, मैंने वाटर कलर स्टाइल में भी एक्रेलिक कलर से किया, और ऑयल कलर्स वाटर कलर की तरह यूज़ करके मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। और लैंडस्केप काफ़ी सारे करने की वजह से मुझे वो मीडिया, और इवन वाटर कलर ज़्यादा हैंडलिंग करने की वजह से मुझे मीडिया बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होने लगा। और मुझे लग रहा है वो जर्नी और स्टेप था आगे की मेरे इसमें। और उस टाइम में जब सिटीस्केप कर रहा था, मुझे याद है मैं काफ़ी घूमता था मुंबई में, काफ़ी चलता था। मतलब मुझे याद है कि मैं जेजे का फ्लाईओवर है ना, वो पूरा चला हूँ। मतलब भाईकला से लेके विटी तक फ्लाईओवर से चल के जाना, अपोजिट साइड में फिर से चल के आना, ऐसे काफ़ी सारा मैंने चला है। मतलब नाइट में चलना, नाइट में कैसे दिखता है मुंबई, लेकिन वो खुद के कैमरे से लेके उसके जो मोमेंट्स लेके मैं उसमें पेंटिंग्स में उसको कन्वर्ट करता था। तो ये मोमेंट्स आप कैमरा से कैप्चर करते हो या फिर इट्स जस्ट अ विजन इन योर हेड? मैं मोमेंट्स को कैप्चर करता था क्योंकि मुझे पर्सपेक्टिव समझने के लिए या फिर वो एटमॉस्फेयर का अंदाजा आने के लिए मैं सब कुछ करता था। क्योंकि नहीं, मुंबई में, मतलब कैमरा से कैप्चर हाँ, करते थे? हाँ, मैं तभी कैमरे से, कैप्चर ऑन कैमरा? यस यस, कैमरे से कैप्चर करके फिर मैं घर में आने के बाद सोचता था कि कितना कंपोज करना है, क्योंकि आप बीच सड़क में बैठ के वो सिटीस्केप नहीं कर सकते। ऐसे मैंने काफ़ी सारे ऑन द स्पॉट सिटीस्केप्स किए हैं, लेकिन आप काफ़ी सारे आपको पेंटिंग्स बनाने हैं, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो स्टूडियो में ही होना चाहिए। सो मैं घर पे आने के बाद वो उसमें कुछ काम करता था सिटीस्केप्स में, एक्सपेरिमेंट अच्छा, करता था। आपकी एक एक खासियत है कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स जनरली स्पॉन्टेनियस होते हैं। दे डोंट नो, ब्लैंक कैनवास उनके आगे होता है एंड देन दे डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू पेंट। ओके, लेकिन what you do is you always think first and then you start a canvas. Tell us something about that. ओके। जैसे मैं अब इसमें स्टोरी शुरू करूंगा तो अगर देखा जाए तो ना, सिटीस्केप से मैं एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव हो गया। उसके पीछे भी कुछ स्टोरीज है, लाइक वो क्यों हो गया। वो मैंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया काम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं सिटीस्केप करके करके कितना करूंगा। अभी तक मैंने काफी सारे लैंडस्केप, हजारों सिटीस्केप्स किए, लेकिन एक स्टेप जब ये आता है ना कि आपको उसके आगे जाना है, सो वो जाने के टाइम सडनली मुझे ना वो मेरे सिटीस्केप्स में ही एब्स्ट्रैक्शन का फील आने लगा। और वो जैसे मोमेंट आते गया तो मैं एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव होने लगा। और एक टाइम ऐसा आया कि मैं 70% उसमें एब्स्ट्रैक्ट करने लगा, और मुझे फील हो गया कि मुझे आगे का एक रास्ता दिख रहा है। और मैं वो कंपोजिशन के बारे में सोचने लगा, चलो अगर मैं इसमें से कुछ बिल्डिंग्स हटाऊंगा, हाँ. इसमें से कुछ रास्ते हटाऊंगा, कुछ मेरे हिसाब से मुझे जो चाहिए वैसे मैं फ्रीली खेलूंगा, तो मुझे लग रहा है मैं कि एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जल्दी पहुंच सकूंगा। हालांकि उसी दरमियान मेरे सिटीस्केप्स का सेलिंग अच्छा था, लोगों को काफी काम पसंद आ रहा था, और सडनली मैं उस टाइम में ब्रेक कर रहा था। लोगों को वो काम ऐसे काम दिखा रहा था कि जो लोगों ने पहले मेरा काम देखा नहीं, कि यार महेश ये नया क्या कर रहा है। वो एक्चुअली बहुत ही बड़ा रिस्क था मेरे उस टाइम में। फिर भी मैं सोचा अगर मैं इसके पीछे भागूंगा कि लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है या लोगों को क्या चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि मैं खुद को डेवलप नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं जो अचीव करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। सो मैं ज्यादा और उसमें एब्स्ट्रैक्ट में एक्सपेरिमेंट करने लगा, और आज आप देखेंगे तो मैं पूरा 100% एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मेरा एक डाइवर्ट हो चुका हूँ, या मेरा मूवमेंट हो चुका है। सो जैसे आपने पूछा मुझे कि आप किसी तरह से प्लान करते हो, मेरे कलर्स शेड्स मोस्ट ऑफ दी मैं रेडी रखता हूँ कि मुझे कौन से शेड्स में करना है काम।
सो मेरे शेड्स वगैरह मेरे रेडी रहते हैं या मैं प्रिपेयर करता हूँ पहले। वो प्रिपेयर होने के बाद मेरे माइंड में एक कलर स्कीम रहता है कि मैं ये कलर स्कीम में काम करूंगा। वो काम करने के शुरुआत करने के पहले मेंटली मैं काफी प्रिपेयर रहता हूँ, क्योंकि मैं ईजल पे रख के काम नहीं करता हूँ, मैं फ्लोर पे रख के। हालांकि आपने मेरे काफी सारे वीडियोस में मेरे बड़े पेंटिंग्स देखे रहेंगे, क्योंकि मैं नीचे रख के मैं उसमें मूव करता हूँ। सो जब भी कोई बड़ा पेंटिंग या कोई एब्स्ट्रैक्ट शुरू करने के पहले जब मैं फ्लोर पे रखता हूँ स्ट्रेच करके, सो उसके चारों साइड से मैं एक चक्कर लगाता हूँ। लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग प्रदक्षिणा ले रहे हैं मंदिर के, परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा Okay. कर रही है प्रदक्षिणा। सो मेरे लिए वो एक थेरेपी है या प्रिपरेशन है कि कहाँ से शुरुआत करनी है। सो वो शुरुआत अगर आपको समझ में आए एब्स्ट्रैक्ट में, सो कलर से सिर्फ आपको खेलना है या मुझे सिर्फ खेलना है। और Okay. वो जब शुरू करते हैं, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द काम मेरे बड़े साइज में है, मतलब मिनिमम साइज 3x3 है और मैक्सिमम मेरा 10 फीट बाय 50 फीट का साइज है। सो हर एक साइज में जब मैं काम करता हूँ तो एक चक्कर जरूर लगाता हूँ काम का। सो जब शुरू करता हूँ एक पहला स्ट्रोक या फिर पहला कलर थ्रो करने के बाद मुझे आइडिया आता है कि मुझे आगे क्या करना है, आगे कौन सा कलर थ्रो करना है, मुझे आगे किस तरह से स्ट्रोक्स देना है। वो मुझे अब एक आते जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर अगर खेल रहा है, बॉलर ने बॉल डालने के बाद जब उसका बाउंस होता है फर्स्ट, तभी उसके दिमाग में होता है कि वो स्ट्रोक कौन सा लगेगा, चौका मारेगा, छक्का, या एक रन लेगा। सो इस तरह से मेरा प्रिपरेशन होता है। और जैसे जैसे पेंटिंग फिनिश होते जाता है मुझे अंदाजा आता है कि मुझे कहाँ पे रुकना है। एब्स्ट्रैक्ट में या कोई भी आर्ट में अगर आपको समझ में आए कि आपको रुकना कहाँ है, तो बहुत इजी हो जाता है रास्ता, या फिर आपका तो ये तो समझ आ रहा है। अगर आपका समझो आपका मिनिमम 3x3 का कैनवस है, या इवन आपने 5x8 का कैनवस किया, तो भी आप जब स्प्रेड करते हो उसको फ्लोर पे, तो इट इज पॉसिबल कि आप यू स्टैंड बैक एंड यू कैन सी द फुल कैनवस। लेकिन हाउ विल यू सी अ कैनवस विच इज 10 फीट बाय 25 फीट और 10 फीट बाय 50 फीट? हाँ वो तो बहुत ज्यादा स्प्रेड है। तो हाउ डू यू टेक अ कॉल कि कहाँ रुकना है, कहाँ कौन सा कलर थ्रो करना है, और आपका पेंटिंग कहाँ कंप्लीट हुआ? हाउ डू यू टेक दैट कॉल? ओके। इसके पहले ना एक ये है चीज कि मेरा स्टूडियो इसके पहले काफी छोटा था। ओके। अभी मैं गांव में शिफ्ट हो गया, तो मेरा स्टूडियो मैं जो पहले काम करता था ना, जब मुंबई में था, मेरा काफी छोटा स्टूडियो था, लाइक 10 फीट बाय 10 फीट। उसमें भी जो वर्किंग स्पेस था मेरा, वो अराउंड 6 फीट बाय 8 फीट। सो जब मैं बड़े पेंटिंग्स कर रहा था मेरे स्टूडियो में, तभी मेरे माइंड में वो सेट हो गया था कि आपका डिस्टेंस में वो कैसा विजुलाइज होगा। छोटे स्टूडियो में या छोटी जगह में काम करने की वजह से माइंड में मेरा वो पर्सपेक्टिव या फिर अंदाजा पहले से सेट हो चुका है। अब अगर आप मुझे 100 फीट का भी पेंटिंग अभी आप देंगे करने के लिए, या फिर कोई चैलेंज देगा, तभी मेरे माइंड में सेट होगा कि मुझे कहाँ से शुरुआत करना है। सो इतने, मैं वही बोल रहा हूँ कि इतने सारे काम करने की वजह से वो एक अंदाजा आ गया। हाँ, एक अंदाजा आ गया कि मुझे शुरू करना कहाँ पे है और रुकना कहाँ पे है। जब मैं छोटे स्टूडियो में मेरे काम कर रहा था, तब मैंने 6x6 या 6x8, इवन 6x9 फीट के पेंटिंग्स किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि तभी मैं सिटीस्केप कर रहा था उस टाइम, तो उसके लिए तो काफी डिस्टेंस चाहिए होता है कि वो देखने के लिए कि कितना डिस्टेंस है, कैसा दिखेगा। लेकिन मैं अराउंड 4 फीट के डिस्टेंस से उसको फाइनल करता था काम, और मुझे तभी वो दिखता था काम मेरा कितना अच्छा है या बुरा है, या फिर कितना मैंने किया है। जब मैं कोई शो में लगाता था, तभी मुझे समझता था अरे मैंने इतना काम किया है ऑलरेडी। सो मुझे लग रहा है कि छोटे स्टूडियो में काम करने की वजह से मेरा वो जो आईक्यू बोल सकते हैं, या फिर वो एक मेंटलिटी डेवलप हो चुका है कि समझ में आता है कि काम शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ से, कौन से कलर्स यूज करने हैं, और बैलेंस कैसे क्रिएट करना है पेंटिंग में। वो सबसे बहुत बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट चीज। एक लास्ट क्वेश्चन। आप ओके। इतना घूमे हो इंटरनेशनली, इतने शोज किए हैं, आपको किस तरह का, मतलब आपका काम तो अच्छा लगा है लोगों को इसलिए आप घूमे हो, बट व्हाट इज द रेस्पॉन्स टू इंडियन आर्टिस्ट? जनरली व्हाट इज द रेस्पॉन्स टू इंडियन आर्टिस्ट? बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि मैंने दुबई में जब मैंने शो करा, दुबई में मैंने 6-7 शो किया अभी तक आर्ट फेयर्स में, वहां पे काफी अच्छा है। लेकिन मुझे लग रहा है जब मैंने मिलान में फर्स्ट टाइम शो किया, मिलान इटली में, सो वहाँ का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत, इवन अभी उसके बाद भी मैंने शोज किया,
सो वहाँ पे इंडियन आर्टिस्ट का काम आर्ट फेयर में, यूरोपियन आर्ट फेयर में बहुत ही मुश्किल से सिलेक्ट होता है, बहुत रेयरली। क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग 2 या 3 आर्टिस्ट ही थे वो शो में जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को, बाकी इंडिया के कोई आर्टिस्ट नहीं थे। सो जब मैंने काम वहाँ पे दिखाया तो वो इतने उनको काफ़ी अच्छा लगा कि इंडिया से उनको काफ़ी अच्छा काम देखने मिला एब्स्ट्रैक्ट में। और शो काफ़ी मेरा उस टाइम भी सक्सेसफुल हुआ, काफ़ी लोगों ने इनकरेज किया, इवन इंडिया की काफ़ी तारीफ की कि आर्ट में कितना डेवलप कर रहे हैं इंडियन आर्टिस्ट। और उनको ये अच्छा लगा कि सेलिंग भी वहाँ पे हो रहा है, मतलब मेरा जो काम हो रहा था वहाँ पे सेलिंग भी हो रहा था, लोग काफ़ी अच्छे तरह से खरीद रहे थे। फिर अभी मुझे मिलान में, एम्स्टर्डम में, रोम में मुझे कुछ गैलरीज मुझे रिप्रेजेंट करना चाहती है, इवन न्यूयॉर्क में। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको काम देख के। और उसी शोज़ की वजह से मुझे अभी और ज़्यादा यूरोपियन आर्टिस्ट के या फिर यूरोपियन शोज़ मुझे आ रहे हैं करने के लिए। अभी मुझे इवन अक्टूबर में मेरा बिएनाले में शो है फ्लोरेंस में, इवन सिंगापुर में मेरा अभी शो होने वाला है। सो जैसे मैं काम आगे लेके गया, डेवलप होते गया, लोगों को दिख रहा है कि मेरा काम आफ्टर 10 ईयर्स या फिर आफ्टर 15 ईयर्स उसका कहाँ तक जाएगा। सो एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी मेरा काम लोग खरीद रहे हैं, या फिर मेरा काम देख के भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। गैलरीज वाले, गैलरी जो इंटरनेशनल गैलरीज है वो मेरे काम में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। रशिया में मैंने सोलो शो किया, वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, सेंट पीटर्सबर्ग में। एनी वर्ड ऑफ एडवाइस अपने फेलो आर्टिस्ट के लिए? डेफिनेटली मुझे एडवाइस या फिर मेरे जो एक्सपीरियंस शेयर करना काफ़ी अच्छा लगता है। एडवाइस यही है ना कि जो आप जो काम कर रहे हैं ना आर्ट में, वो दिल से करें, बिना कोई एक्सपेक्टेशन लेके, लाइक कमर्शियल सक्सेस कैसे मिलेगा, लोग कितना मेरा काम पसंद करेंगे, कौन सी लोगों का, बहुत सारे आर्टिस्ट का ये होता है ना कि अरे मेरा काम ये कंट्री में चलेगा कि नहीं, उस हिसाब से मैं काम करूंगा। वो ख्याल इसमें से निकलना चाहिए मुझे लग रहा है आर्टिस्ट ने। आप आपका काम करो, जो भी आपको आता है उसको डेवलप करो और सामने वालों को प्रेजेंट करो और देखो क्या रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब अगर आप कौन सी कंट्री में कौन सा शो चलता है, कौन सा काम चलता है, उस हिसाब से काम करेंगे तो कभी डेवलप हो नहीं सकते, फिर आप Let डिपेंड us रहोगे let हाँ। us end on this note. Thank you so much, ओके, Mahesh. So this इट वाज अ प्लेजर। also tells us that कर्म करते चलो और यस, फल की इच्छा मत रखो. This is what डेफिनेटली। Mahesh is endorsing from the Gita. So it's really nice to see these artists work. And as he was saying, जब वो काम करता है तो very easy the canvas. Whereas when you put it up in the exhibition and it is far away, that is when you can actually see. Comes only much later. So this is ये खासियत है हमारे आर्टिस्ट की, जब लैंडस्केप भी करते हैं या एब्स्ट्रैक्ट करते हैं वो बहुत नजदीक से काम करते हैं और हमको काफी फीट दूर खड़े रह के बाद में उनका पर्सपेक्टिव दिखता है. So it's really nice to talk to you, Mahesh, today, and thank you all for coming in. Tomorrow we will be back at 5 o'clock with yet another artist who's showing with us. Take a look at gallerypradarshak.com. We have a show called Expressions 1, which is an abstract show. See you all there. थैंक To buy यू, Mahesh's paintings, you can बाय visit the show. He's showing about 5 paintings over there. Or you can always write back to us on Instagram and we will help you. Bye-bye. बाय, टेक केयर।